इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का आपकी सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड स्वतंत्रता। आज हम इस वीडियो में इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और कितने कितने मार्क्स के देखेंगे, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन उनको एक्सप्लेन करूंगा जिससे क्या पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए जिससे आपको यूजफुल वीडियो मिलते रहे। और इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति पर भारी प्रतिबंधों का अभाव है। तुम्हारी स्वतंत्रता होती है उस पर क्या भारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उस पर भारी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिससे क्या जैसे हम स्वतंत्रता कहेंगे यानी हमारे ऊपर जो है वो उचित प्रतिबंध होने चाहिए जिससे कि हम अपना विकास कर सकें। और जो हमारे पास अनुचित प्रतिबंध होते हैं वो हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे विकास में रुकावट है। तो यही इसका मतलब भी है। आगे यही बताया गया है कि इसका आपसे व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है। क्या स्वतंत्रता हमें इतनी तो मिली होनी चाहिए कि इससे कि हम अपनी अभिव्यक्ति का विस्तार कर सकें और अपनी संभावनाओं को विकसित कर सकें और जिससे क्या व्यक्ति की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और क्षमताओं का विकास हो सके। यानी उसको ऐसे अवसर मिले होने चाहिए जिससे कि अपना वो विकास कर सके। वो तो जब भी हो पाएगा जब हम पे क्या भारी प्रतिबंध नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लियर स्वतंत्रता किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबंधों के कोई 2 स्रोत लिखिए। मैंने आपको 3 बताए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारे प्रतिबंध है उसके स्रोत बताए जिससे हमारे पास प्रतिबंध लगाए जाते हैं हमारी स्वतंत्रता पर, वो किस तरह से कहाँ से लगाए जाते हैं आपको बताना है। कोई 2 तरीके बताने। एक तो है बलपूर्वक कानून के माध्यम से। जो आपके पास कोई सीमा, जो आपके स्वतंत्रता पर कुछ सीमा लगी हुई है वो कहाँ से लगी हुई है, कानून बना के तो आपके पास सीमा लगाई गई है। तो वही बात की गई है, तो बलपूर्वक लगा दिए जाते हैं तो कानून के माध्यम से लगाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हो सामाजिक असमानता के कारण। आपको भी देखते हो कि कोई हमारे समाज में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो देखिए जाति का भेदभाव दिखता है। तो ऐसे में क्या है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मान लो कि किसी समाज में सिर्फ हिंदू का क्या ज़्यादा है कि दबदबा चलता है, तो वो क्या है कि जो अलग धर्म है क्या उस पर वो दबाव डालने की कोशिश करेगा। तो इससे भी क्या है कि प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इससे क्या स्वतंत्रता का हनन होता है। और अगला है आर्थिक असमानता के कारण। मान लो कि किसी जो एक समाज में कोई अमीर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो क्या जो अमीर व्यक्ति है वो उसको दबाएगा। तो इससे प्रकार से भी क्या स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, आप कोई 2 लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। आपको बताने की जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर देखते और समझते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितनी कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और जिस प्रकार व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता की प्राप्ति से होता है, यानी मैंने अभी आपको बताया ना कि व्यक्ति का अगर विकास करना है तो उसको स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए। उसी प्रकार से कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अगर राष्ट्र के पास स्वतंत्रता नहीं होगी तो उसका क्या विकास संभव नहीं है। आपने देखा भी होगा जब हम अंग्रेज के गुलाम बने हुए थे तो हमारा क्या देश का बिल्कुल विकास नहीं हो रखा था, क्योंकि हमारे जिसके जितने भी संसाधन थे वो ब्रिटिश लोगों ने क्या अपने देश में उपयोग किए थे, जिससे कि हमारा देश जो था जिसका उससे विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के बिना क्या राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। और व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास साथ साथ चलते हैं, क्योंकि व्यक्ति का विकास होगा तभी तो राष्ट्र का विकास होगा। मान लो कि व्यक्ति अपना विकास करते जा रहा है तो क्या उससे राष्ट्र भी, क्योंकि व्यक्ति भी तो उसी देश में रहता है, राष्ट्र में रहता है, कि अगर व्यक्ति का विकास हो रहा है वैसे क्या राष्ट्र का विकास होता चला जाएगा। और क्या होता है, एक दोनों के दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो क्या राष्ट्र का विकास नहीं होगा, अगर व्यक्ति का विकास होगा तो क्या राष्ट्र का विकास भी होगा। अगला है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण है और आत्मिक होता है और ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लोग अपना जीवन भी समर्पित कर देते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे को क्या अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, अंग्रेजों को गुलाम से छुड़ाने के लिए कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मरे। तो यही बात की जा रही है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो मेरे से भी जो कि कमेंट में पूछ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वसंबंध कार्य और पर संबंध कार्य में अंतर स्पष्ट करें। ये किसने बताया है, स्वसंबंध कार्य और पर संबंध कार्य? जेस मिल ने बताया है।
तो अगर बताने कि इसमें डिफरेंस क्या होता है कि सोच संबंध कार्य और पर संबंध कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सोच संबंध कार्य देखते हैं पहले क्या होता है। जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, यानी हम सोच संबंध कार्य उसको कहेंगे जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। कि मान लो आप कोई कार्य करोगे तो उसका प्रभाव क्या सिर्फ आपके ऊपर ही पड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सोच संबंध कहेंगे। और उसके अपोजिट वही पर संबंध का मतलब क्या है, जिसमें करने वाले का कार्य का प्रभाव क्या अन्य भारी व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो, उसका जो प्रभाव है वो दूसरे के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर संबंध कार्य कहेंगे। तो यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत का वर्णन करें। जबकि चैप्टर में हानि सिद्धांत का जिक्र किया गया है, आपको उसके बारे में बताना है। तो समझते हैं कि क्या था हानि का सिद्धांत। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या है, आत्मरक्षा है। ठीक है, और सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्य पर प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य क्या हो सकता है, अन्य किसी को हानि से बचाना हो सकता है। और अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हानि का सिद्धांत क्या कहते हैं। यानी हानि सिद्धांत का मतलब इतना ही है कि ऐसे कार्य में प्रतिबंध लगाना कि जिससे किसी को परेशानी हो, उससे किसी को हानि हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, हानि का सिद्धांत कहेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जब क्वेश्चन था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। जो इससे पहले हमने देखा था वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्या हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है, यदि हाँ तो सिद्ध कीजिए। इन्हें को बताना है कि अगर हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है तो उसे सिद्ध करना है, अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो उसको सिद्ध करने की किस प्रकार से हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है। तो पहला आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अब इसको सिद्ध किस प्रकार करेंगे उसको देखते हैं कि मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने के और जीने के अपने तरीके को विकसित करने के लिए क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, यानी कि अभिव्यक्ति की योग्यता को विस्तार करने के लिए और अपने जीने के तरीके को विकसित करने के लिए, अपना विकास करने के लिए क्या हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्या लिखोगे, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए क्या हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो हमारे देश में जो संसाधन है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। तो क्या उसका सबके पास क्या सही उसका बंटवारा किया जा सके, संसाधन के उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे क्या हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता हो जाती है। अगर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो कि संसाधनों का उचित बंटवारा नहीं हो पाएगा, कि संसाधन जिससे क्या कम पड़ जाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे लिए भी। तो यहाँ तक क्लियर। अगला है हमारे टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, अगर किसी पर किस प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा तो क्या दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या टकराव होते रहते हैं, तो इससे भी क्या हमारे पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगला है कि सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, वही बात आ गई, अगर समाज का कल्याण करना है, अगर सार्वजनिक कल्याण करना है तो उसके लिए भी क्या प्रतिबंध चाहिए होते हैं। उसके लिए प्रतिबंध कहाँ से लगाए जाते हैं, कानून बना के लगाए जाते हैं। तो उस पर क्या है कि सार्वजनिक कल्याण हो सके इसलिए क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसलिए भी हमें क्या प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। अगला है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, यानी कि हमारे पास इस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि हमारे पास हमें इतनी स्वतंत्रता है उसकी सीमा में रहे कि हमारी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता का हनन ना हो। तो ये भी हम कैसे हो पाता है कि जिससे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं जब हमारी स्वतंत्रता की सीमा तय की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको बता दें कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ तक क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, इस वाले इसको समझो कि सामाजिक प्रतिबंधों से हमारा क्या अभिप्राय, हमारा क्या आशय है कि हम जो हमारे पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो हमारे समाज द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसका मतलब क्या है, और क्या किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाया जाता है क्या वो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यानी कि जो भी हमारे पास कोई भी प्रतिबंध लगा दे तो क्या वो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि उससे हनन हो रहा है, क्या आपको वही बताना है। तो समझते हैं इसको और इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रतिरोध का मतलब है प्रतिबंध से ये। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। सामाजिक प्रतिरोध शब्द का तात्पर्य है कि सामाजिक बंधन
और अभिव्यक्ति पर जातीय एवं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से है। यानी कि सामाजिक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अभिव्यक्ति पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसकी जाति और उसके व्यवहार को देखकर। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। और ये जो बंधन होते हैं ये प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से आते हैं और ये बंधन विभिन्न विधियों से थोपे जा सकते हैं। ये कानून, रीति रिवाज, जाति, असमानता, समाज की रचना हो सकती है। कि कानून भी हो सकता है, रीति रिवाज भी हो सकते हैं। पर हमारे क्या देश में जो लोकतंत्र देश है हमारा, इसमें ऐसा नहीं है। पर यह क्या जो असमानता होती है, जो हमारे पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ये रीति रिवाज से भी लगाए जा सकते हैं, जाति, असमानता, समाज की रचना से भी किया जा सकता है। तो ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और स्वतंत्रता के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के अगर वास्तविक आपको अनुभव करना है तो उसके लिए सामाजिक और कानूनी बंधन के आवश्यक हैं तथा प्रतिरोध और प्रतिबंध न्याय संगत और उचित होना चाहिए। यानी कि हमारे ऊपर सामाजिक और कानूनी जो बंधन लगाए जाते हैं वो भी क्या न्याय संगत और उचित होने चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या हमारी स्वतंत्रता का हनन ना हो, हमारी स्वतंत्रता में क्या स्वतंत्रता जिससे हमारे से छीनी ना जाए। तो क्या उचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर। और लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है। यानी अगर लोगों की स्वतंत्रता को कायम रखना है, अगर कोई ठेस नहीं पहुँचानी, तो क्या प्रतिबंध भी जरूरी है। पर कौन से जो उचित प्रतिबंध होते हैं वो जरूरी है, क्योंकि बिना उचित प्रतिरोध या बंधन के समाज में आवश्यक व्यवस्था नहीं होगी। अब मैंने पीछे देखा था ना कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, यहाँ तक तो आप क्लियर हो चुके हो कि हमारे पास क्या समाज जो क्या अगर हमारे पास प्रतिबंध नहीं होंगे तो क्या वहाँ पर क्या व्यवस्था नहीं बैठ पाएगी समाज में, जिससे कि लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। यहाँ तक के लिए हमें देखा कि संसाधन में बंटवारा कैसे होगा। तो यही सब क्या है कि प्रतिबंध होने जरूरी है, पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए व्यक्ति के ऊपर, जिससे कि अपना विकास कर सके। तो यहाँ तक क्लियर है। समझिए कि सामाजिक प्रतिबंध क्या होता है कि किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है नहीं, जो उचित प्रतिबंध है वही क्या आवश्यक है किसी व्यक्ति के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, ना कि अनुचित प्रतिबंध। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां कि स्वतंत्रता के 4 लक्षणों का वर्णन करें। हमारी स्वतंत्रता होती है, 4 लक्षण होते हैं, उसका वर्णन करना है आपको। तो उसको समझते हैं कि स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है। स्वतंत्रता होती है वो व्यक्ति को सभी को समान रूप से मिलती है। पर हमारे भारत में तो ऐसा है कि इसमें क्या भेदभाव नहीं किया जाता है। जो भी स्वतंत्रता है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिली गई है संविधान द्वारा। ठीक है। करने योग्य कार्य को करने की शक्ति स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति उसके अंदर कुछ कार्य करने की शक्ति है जिससे कि अपना विकास कर सकता है, जो भी कर सकता है, तो उसका क्या स्वतंत्रता है इस चीज़ की। ठीक है, स्वतंत्रता का लक्षण है। स्वतंत्रता नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती बल्कि व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करती है। मैं बता ही चुका हूँ आपको, स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। एंड जब कुछ स्वतंत्रता है उसका आप क्या समाज का विरोध नहीं कर सकते उस स्वतंत्रता से। तो क्लियर, ये 4 लक्षण मैंने आपको बता दी। स्वतंत्रता के 4 लक्षण कौन कौन से होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। यहाँ से आपके चालू होते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो ठीक है, 9वां क्वेश्चन से आपके 6 मार्क्स वाले चालू होते हैं। इससे पहले हमने जो भी देखे वो 4 मार्क्स वाले थे। आपको इन दोनों में अंतर बताना, तो सबसे पहले हम देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता, फिर हम देखेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। तो स्टार्ट करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता से कि क्या होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। यानी कि उसके मन में जो आए, जो इच्छा करे वो वैसा कार्य कर सके। उसकी जो स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। ऐसी स्वतंत्रता को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता। और इसके रिगार्ड में क्या होब्स ने भी तर्क दिया है कि ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव। वही मैंने आपको बताया ना, किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए उस व्यक्ति पर। ऐसी स्वतंत्रता को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। ना उस पर उचित प्रतिबंध ना उस पर अनुचित प्रतिबंध होने चाहिए, इसको कोई सीमा नहीं लगी होनी चाहिए। उसके मन में जो आ रहा है वो कर सकता है। अगर उसको चोरी करने का मन कर रहा था वो चोरी कर सकता है, किसी को मारने का मन कर रहा था वो मारने का मन कर सकता है। तो ऐसी स्वतंत्रता को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। इस प्रकार किसी प्रकार की सीमा नहीं लगी हो। तो यहाँ तक क्लियर। और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे ताकि मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। यानी कि जो स्वतंत्रता के पक्ष में थे नकारात्मक स्वतंत्रता के,
वो चाहते थे कि जो राज्य है उस कम से कम हस्तक्षेप करे उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में, ताकि क्या है कि उस पर कोई नियंत्रण ना कर पाए। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूरी आज़ादी। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि पूरी आज़ादी मिल चुकी है, ठीक है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी बंधनों का अभाव होता है, ये हम देख चुके हैं। और नकारात्मक स्वतंत्रता के 18वीं और 9वीं 19वीं शताब्दी की स्वतंत्रता है, यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, जो अवधारणा है, ये 18वीं और 19वीं शताब्दी स्वतंत्रता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैंने आपको बता दें कि क्या होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें भाई बस इतना ही, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब इतना होता है कि उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। अब अगला है हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता की सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, देखते हैं इसको। नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके, यानी कि उस पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हों कानूनों नियमों के माध्यम से जिससे कि अपना व्यक्ति अपना विकास कर सके। यहाँ तक क्लियर। और यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसे प्रतिबंध अनिवार्य है। ये किसकी जो है विचारधारा, ये सकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा है कि अगर सार्वजनिक कल्याण करना है तो क्या प्रतिबंध लगाना जरूरी है। और क्या नियमों कानूनों के अंतर्गत क्या ऐसी व्यवस्था जिससे कि मनुष्य अपना विकास कर सके, इसलिए भी क्या प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है। मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए, यानी कि उस पर इस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि पर सीमा तय की जाती है किसी और की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित ना हो। ये किसकी विचारधारा की हम बात करें, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि उसमें यही सब बताया गया है कि उस पर इस प्रकार के बंधन लगाए जाते हैं कि जिससे कि किसी और की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। अगला है हमारा तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति, यानी कि जो प्रतिबंध उस व्यक्ति पर लगाए जा रहे हैं उससे पहले उस प्रतिबंध पर क्या तर्क वितर्क होता है, जब जाके किसी व्यक्ति पर वो प्रतिबंध लगाया जाता है। इसलिए जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसके अंतर्गत जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो तर्कयुक्त होते हैं। और इसके समर्थक कौन कौन है जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसके समर्थक है वो है टी.एच. ग्रीन और प्रो ईसा बर्लिन। तो क्लियर। तो हमने दोनों देख लिया, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, कि इनमें क्या डिफरेंस है। एक आपको दोबारा बता देता हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी प्रकार के प्रतिबंध का ना होना, और वहीं हम सकारात्मक की बात करें तो वहाँ पर क्या व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे हम किसको हम क्या कहेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन हमारा 10वां कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है उसका क्या अर्थ है, और आपकी राय से इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, यानी आपके हिसाब से जब कोई स्वतंत्रता है हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इस पर क्या प्रतिबंध होने चाहिए। तो ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। अब इसका आंसर देखते और समझते हैं इसका आंसर और देखेंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी की क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि जो हमारे विचार हैं उसको हम प्रकट कर सके वही क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और व्यक्ति अपने विचार को कहकर लिखकर किसी के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। वो माध्यम पुस्तक भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, और वो किसी को अपने मुंह से ही कहकर क्या है वो अभिव्यक्त कर सकता है किसी को अपने विचारों को। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहेंगे। तो यहाँ तक क्लियर समझिए कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि नागरिकों को क्या है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है, यानी जो स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर क्या उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। और कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती, यानी जो स्वतंत्रता है वो कैसी स्वतंत्रता हो, उसको क्या प्रतिबंध का अभाव नहीं हो सकता, यानी जो प्रतिबंध है वो उचित हो सकते हैं, अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, यानी प्रतिबंधों की टोटली अनुपस्थिति नहीं हो सकती। ठीक है, यानी प्रतिबंध होंगे लेकिन उचित प्रतिबंध होंगे, और प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता, यानी वो अपने विचारों को तो प्रकट तो कर सकता है लेकिन अपने विचारों से किसी का अपमान नहीं कर सकता या किसी को अपशब्द नहीं कह सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है परंतु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति और नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो हमारी
जो हमारा देश है वो देश की अखंडता, सूरज, सुरक्षा, शांति, नैतिकता को ध्यान में रखते क्या इन पर प्रतिबंध लगा सकता है स्वतंत्रता पर। और राज्य ये भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। जो राज्य वो इतने भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि जिससे कि हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह हनन हो जाएगा, नष्ट ही हो जाए। और लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षक है। जो लोकतांत्रिक क्या होती है, जो सरकार होती है हमारी लोकतांत्रिक साम्राज्य में राज्य जो होते हैं वो रक्षक होती है स्वतंत्रता की। यहाँ तक क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां, स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करें। हमारी स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है आपको वर्णन करना है। पहला है हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता, फिर हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फिर हम देखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता, फिर हम देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता। तो फिर पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है। प्राकृतिक मतलब जो हमें बचपन से मिली हो वो स्वतंत्रता, जिसमें हमें बचपन से मिली गई हो वो कौन सी स्वतंत्रता होती है, प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता किसके अंदर आएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता आएगा। उसको बोलने की आज़ादी बचपन से ही होती है, उसको कुछ भी निर्णय लेने की शक्ति है, ये सब प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्लियर। और मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना हो, ये किसके अंदर आएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंदर आएगा। अगला है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए उस व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति को अपने निजी मामलों में खुद निर्णय ले सके उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहेंगे। जीवन की सुरक्षा ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर आती है। और विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता ये भी किसके अंदर आएगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर आएगी, क्यों जो व्यक्ति को अपने विचार प्रकट कर सके। यहाँ तक क्लियर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है। अगला है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य के कार्य में भाग लेने का अधिकार, यानी राज्य के अंदर जो भी राजनीति से मामले में से जो भी कार्य हो रहे हैं राज्यों के अंदर उसमें क्या भाग लेने का अधिकार है उसको। और मतदान का अधिकार है, यानी वो 18 साल का होते वयस्क होते कि वो मतदान दे सकता है बिना किसी भेदभाव के। क्लियर। इसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार ये क्या है कि उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की भी आज़ादी, उसका अधिकार है, स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। कौन स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। शासन की नीतियों, जो शासन द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार है। उन नीतियों का आलोचना करने का, उसका समर्थन, उसका विरोध करने का अधिकार भी उस व्यक्ति के पास है। क्लियर। ये किसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मतलब क्लियर। अगला है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार है। आर्थिक का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड। अगर कोई लाभ का पद पाना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है तो उसका अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है। और अभाव से मुक्ति का अधिकार। ठीक है। वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार है। वो वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, वितरण कर सकता है, यानी बांट वगैरह सकता है, वो उसका अधिकार है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो हमने देख ली स्वतंत्रता के प्रकार। अगला है हमारा स्वतंत्र की रक्षा को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, वर्णन करें। तो हमारी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है आपको वो बताना है। तो मैंने आपको सामने जितने पॉइंट हैं वो सब लिख दी हैं कि किस प्रकार से हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अगर देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी तभी क्या है कि स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, जिससे क्या है स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। अगला है हमारा मौलिक अधिकारों का प्रावधान। आपको पता है कि जो हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं, उसकी रक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अगर इसका हनन होता है तो हम कहाँ डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर इसका हनन होता है तो, अनुच्छेद 32 के तहत। और अगला है हमारा कानून का शासन। कानून के माध्यम से भी क्या है हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। आपने देखो हमारे पास तरह तरह के कानून बनाए रखे हैं। अगर हमारी कोई स्वतंत्रता का हनन करता है तो हम क्या डायरेक्ट पुलिस वगैरह के पास जाते हैं। जगह क्या कानून का शासन भी होता है, कानून के शासन की वजह से भी क्या स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमने देखा था कि न्यायपालिका वाले चैप्टर में कि न्यायपालिका कितनी जरूरी होती है, स्वतंत्रता कितनी जरूरी होती है। अगर हमारे कोई अधिकारों का हनन करता है, हमारी स्वतंत्रता का हनन करता है तो हम डायरेक्ट कहाँ न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। हमने न्यायपालिका की संरचना देखी थी, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तो हम क्या वहाँ पर जा सकते हैं अगर हमारे जो अधिकार है, अगर हमारे जो स्वतंत्रता उसका हनन होता है तो। ठीक है। तो जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी हो जाती है। क्लियर।
शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी जो शक्तियाँ हैं किसी एक के पास न रह के जो शक्तियों का विभाजन हो। मान लो जो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास सारी शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति क्या राज्य सरकार के अलग अलग लोगों के पास क्या बटी हुई है। क्लियर, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रखा है हमारे देश में। क्या संघात्मक एकात्मक सरकार है, हमारे पास दोनों तरह की सरकार है। अगर एकात्मक सरकार अगर एकात्मक सरकार होती है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही सरकार होती है। संघात्मक मतलब क्या होता है, राज्य सरकार भी होती है और केंद्र सरकार भी होती है। तो इसमें क्या हो रखा है कि हमारे जो शक्तियों का बंटवारा हो रखा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रखा है। तो अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा तभी तो क्या है कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। अगर एक के पास रहेगी तो उससे क्या स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार की जाएगी, उस पर उल्टा हमारी जो स्वतंत्रता उसका हनन हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे ऊपर दबाव बना के रखेगा। क्लियर। शक्तिशाली विरोधी दल, मतलब अगर कोई आपकी स्वतंत्रता का हनन करता है, आपकी स्वतंत्रता को कोई ठेस पहुंचाता है, तो उसके प्रति क्या विरोध करने वाले जो दल होते हैं शक्तिशाली विरोधी दल होना चाहिए। इस प्रकार से क्या स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। अगला है हमारा विशेष अधिकार का ना होना, यानी किसी के पास भी क्या विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगला है जागरूक जनमत। ठीक है, यानी कि जागरूक जनमत होना चाहिए कि जो जन अपना मत देता है किसी से भी किसी विचार के लिए या किसी भी फैसले के लिए, तो क्या वो जागरूक तरीके से होना चाहिए। तो तभी क्या है कि हमारी स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। तो हमने क्वेश्चन देख लिए, सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आशा करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे आपको यूजफुल वीडियो मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।